हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्वेदा। मेरा नाम तनीषा है और मैं यहाँ आप सभी के लिए CSIR नेट जून में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज टुडेज टॉपिक इज़ कार्डियक साइकिल। मैं कार्डियक साइकिल से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगी, जिसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि कार्डियक साइकिल से किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कार्डियक साइकिल पे मैंने थ्योरी की वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे जा कर के देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द मैकेनिकल फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेंट्रिकुलर एंड वेल्वुलर इवेंट्स। ठीक है, तो पहले यानी कॉलम फर्स्ट के अंदर आपको कार्डियक साइकिल की फेजेस दे रखी है, जबकि कॉलम सेकंड में उनमें होने वाले कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट्स दे रखे हैं। तो आपको वो मैच करने हैं। पहला है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन हो रहा होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एवी वॉल्व और सेमिलुनर वॉल्व दोनों ही क्लोज रहेंगे, जिसकी वजह और इसके अंदर वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो अपने मैक्सिमम पे होगा, जिसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकंड, बोथ एवी एंड सेम्युलर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इज मैक्सिमम विच इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। बी रैपिड इजेक्शन, जिसका होगा फोर्थ, वेंट्रिकुलर प्रेशर अरोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर अरोटिक प्रेशर को क्रॉस कर देगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। ओके, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। सी का हो जाएगा थर्ड, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है पर जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की फेज चल रही है, यानी कि वेंट्रिकल का कंप्लीट कंट्रैक्शन हो चुका है, सेमी लूनार वॉल्व्स बंद हो जाएंगे और जो अरोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जो ब्लड है वो पीछे ना आए। तो अरोटिक प्रेशर एक्सीड्स वेंट्रिकुलर प्रेशर, अरोटा का जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल के प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेमिलुनार वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और साउंड टू आएगा, जिसको बोलेंगे डब साउंड। अब सेमिलुनार वॉल्व क्लोज इसलिए होते हैं ताकि जो अरोटा का जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में बैकफ्लो ना हो, इसलिए सेमिलुनार वॉल्व को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन डी, रैपिड इनफ्लो। रैपिड इनफ्लो मतलब जब वेंट्रिकल की फिलिंग होगी तो इसके अंदर वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो एट्रियम के प्रेशर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, तभी तो जो ब्लड है वो एट्रियम टू वेंट्रिकल ट्रांसफर होगा। ठीक है, और एवी वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे। एवी का मतलब है एट्रो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ऐसे वॉल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, वेंट्रिकुलर प्रेशर falls below atrial pressure and AV valves open. So your correct answer is option number फर्स्ट, A का सेकंड, B का फोर्थ, C का थर्ड एंड D का फर्स्ट। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन यानी कि A अकर्स जब सारे वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, तो A का क्या हो जाएगा सेकंड। प्रेशर राइजेज रैपिड इजेक्शन, जैसे ही रैपिड इजेक्शन होगा, जो कि बी में लिखा है, ये तब होगा जब वेंट्रिकुलर प्रेशर अरोटिक प्रेशर से बढ़ जाएगा और सेमिलुनार यानी कि जो अरोटिक वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। फिर है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो कि सी है, ये होता है साउंड टू पे। ठीक है, जब डब साउंड आता है व्हेन अरोटिक प्रेशर ड्रॉप्स बिलो वेंट्रिकुलर बट बिफोर एवी वॉल्व्स ओपन, तो सी का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है रैपिड इनफ्लो, डी हैपन्स व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्रॉप्स बिलो एट्रियल प्रेशर, जब वेंट्रिकल का प्रेशर जो होगा वो एट्रियल के प्रेशर से कम होगा, जिसकी वजह से एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल की रैपिड फिलिंग होगी। तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल at specific precise point does the ventricular volume reach its absolute maximum volume and which mechanical event immediately follows this point। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कार्डियक साइकिल के दौरान कौन से स्पेसिफिक पॉइंट पे जो वेंट्रिकल की वॉल्यूम है वो अपने मैक्सिमम पे जाती है, और जब वेंट्रिकल की वॉल्यूम अपने मैक्सिमम पे होती है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोल के एंड वाली वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल वॉल्यूम। एंड विच मैकेनिक, और कौन सा इवेंट उसके जस्ट बाद होगा। सो योर ऑप्शंस आर फर्स्ट, एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल फेज, एट्रियल का जो कंट्रैक्शन होगा उसके बाद जो वॉल्यूम होगी उसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इमीडिएटली फॉलोड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, जिसके बाद एवी वॉल्व को बंद कर दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, भाई जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज चल रही होगी यानी वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है,
तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की वॉल्यूम मैक्सिमम पे कैसे पहुंचेगी, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है एट द ऑनसेट ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की फेज पे है तो उसके स्टार्टिंग में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज कब आती है, जब कंप्लीट वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो जाता है, जब वेंट्रिकल का ब्लड सारा बाहर निकल जाता है तब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज आती है और इसमें सारे वॉल्व क्लोज रहते हैं। तो वेंट्रिकल की वॉल्यूम कैसे मैक्सिमम पे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ ड्यूरिंग द मिडल ऑफ डायस्टेसिस, जी नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल में पास ऑन कर देगा, उस वॉल्यूम को बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। और इस इवेंट के बाद एवी वॉल्व को क्लोज कर दिया जाएगा ताकि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में बैकफ्लो ना हो, ठीक है। तो एवी वॉल्व को क्लोज कर दिया जाएगा। सो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। एट्रियल सिस्टोल, जिसको एट्रियल किक बोलते हैं या फिर एट्रियल का कंट्रैक्शन बोलते हैं, कंप्लीटली फिल्स द वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल को पूरा भर देगा। और जो वॉल्यूम होगी इस पॉइंट पे उसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। एज सून एज जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वापस ब्लड एट्रियम में ना जाए, इसके लिए एवी वॉल्व को क्लोज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट साउंड आएगा विच इज़ लब साउंड। ओके, गॉट इट, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द अरोटिक वॉल्व। अरोटिक वॉल्व क्या काम करता है, पहले मैं बता दूं कि हार्ट के अंदर दो टाइप के वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड द सेकंड वन इज सेमी लूनार वॉल्व। एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व वो वॉल्व होते हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। ये अगेन दो टाइप के होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। नेक्स्ट सेमी लूनार वॉल्व, ऐसे वॉल्व्स जो कि वेंट्रिकल से या तो आर्टरीज की तरफ खुल रहे हैं या फिर वेंट्रिकल से अरोटा की तरफ खुल रहे हैं। तो सेमी लूनार वॉल्व्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पल्मोनरी वॉल्व जो कि राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज की तरफ जाता है, ठीक है। और जबकि एक होता है अरोटिक वॉल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच प्रेजेंट होता है। तो अरोटिक वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है, ठीक है। तो अरोटिक वॉल्व जो होता है वो बैक फ्लो से बचाता है कि जो ब्लड है वो वापस अरोटा से वेंट्रिकल में ना आए, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर ए प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द अरोटा, नहीं, अरोटा में तो ब्लड जाता है, अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए इसलिए ये रोकता है, तो ए तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। थर्ड ऑप्शन प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड डी प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द अरोटा। तो अरोटा वाले तो काट दो, ए और डी तो काट दो, अब बचे बी और सी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ब्लड है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका प्रेशर सडनली बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के बाद जो सेमीलुनार वॉल्व है, अरोटिक वॉल्व है, उन्हें खोला जाता है कि अब जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब कम्प्लीटली जो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो सेमीलुनार वॉल्व के थ्रू अरोटा में चला जाता है तो उसका प्रेशर धीरे धीरे कम होता है इस फेज़ को। और वेंट्रिकल जो होते हैं अपने रिलैक्सेशन फेज़ में आते हैं और उस फेज़ को बोलते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल फेज़, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल अपने रिलैक्सेशन फेज़ में है या फिर डायस्टोलिक फेज़ में है तब जो ब्लड है वो अरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, इसलिए अरोटिक वॉल्व को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसके बैक फ्लो को रोकता है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में है, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब तो उसका प्रेशर ऑलरेडी हाई है। हाई प्रेशर के अंदर कभी भी जो ब्लड है वो लो से हाई ट्रांसफ़र नहीं होता, वो हमेशा हाई से लो मूव करेगा। तो वैसे भी वेंट्रिकल सिस्टोल में ब्लड वापस वेंट्रिकल में तो नहीं आएगा, वो अरोटा में ही जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान यानी वेंट्रिकल जब रिलैक्स फेज में है तब जो ब्लड है वो अरोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, इसलिए सेमीलुनार या फिर जो अरोटिक वॉल्व है वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज है व्हाट हैपन्स टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के साथ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन का मतलब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम में कोई चेंज ना होंगे, सारे जो जितने भी वॉल्व है, जितने 4 वॉल्व्स मैंने आपको बताए वो सब क्या होंगे, क्लोज होंगे। और जो कंट्रैक्शन की वजह से
प्रेशर जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्रेशर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेशर इंक्रीजेज रैपिडली बट वॉल्यूम डिक्रीजेज, नहीं, गलत, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सेकंड ऑप्शन, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, प्रेशर इंक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शन, प्रेशर इंक्रीजेज रैपिडली एंड वॉल्यूम रिमेन्स कंप्लीटली अनचेंज, यस, प्रेशर तो इंक्रीज होगा और वॉल्यूम अनचेंज्ड रहेगा। सो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कांस्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दिस फेज ऑल फोर वॉल्स आर क्लोज, जितने भी अपने चारों वॉल्स है वो क्लोज होंगे ताकि ब्लड एस्केप ना हो, ठीक है। एंड द कार्डियक मसल स्क्वीजेस, जो कार्डियक मसल है, जो वेंट्रिकल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा जबकि वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच प्रिसाइज पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल डज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन, कार्डियक साइकिल के कौन से पॉइंट पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को ओपन किया जाता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व तब ओपन होंगे जब एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तभी तो ब्लड हाई टू लो मूव करेगा, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, तब एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी कि एवी वॉल्व को ओपन किया जाता है, ठीक है। और ये कब होगा, जब एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा और वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा, ओके। सो और ऑप्शंस आर, फर्स्ट, व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स जस्ट बिलो द आर्टरियल प्रेशर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर के कंपैरिजन में गिर जाएगा, डिक्रीज होगा, तब एवी वॉल्व को ओपन किया जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, फ्लूइड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, जो फ्लूइड्स यानी कि जो ब्लड है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करेगा। ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकल अपने रिलैक्स फेज में होगा, तब वेंट्रिकुलर का प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, जिसकी वजह से एवी वॉल्व ओपन होंगे और वेंट्रिकल की रैपिड फिलिंग की जाएगी और कार्डियक साइकिल दोबारा स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Consider the following statements regarding the relationship between electrical events and mechanical events of cardiac cycle. अब cardiac cycle और ECG के बीच में जो statements है उसके अकॉर्डिंग बता रखा है और आपको बताना है कि कौन सी statements करेक्ट है, ओके। सो पी इफ स्टेटमेंट में लिख रखा है, द फर्स्ट हार्ड साउंड जो S1 जिसको बोलता है लब साउंड जो बोलते हैं, occurs immediately after the peak of R wave in ECG. Yes, it is correct. ECG के अंदर जब R wave आती है यानी कि वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एवी वॉल्व को क्लोज कर दिया जाएगा ताकि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए। और एवी वॉल्व के क्लोज होते ही पहला साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब साउंड या फिर साउंड 1। तो पी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पी के अंदर कौन कौन सी आ रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। क्यू क्या बोल रहा है, द सेकंड हर्ट साउंड अकर्स एग्जैक्टली एट द ऑनसेट ऑफ द पी वेव, नहीं, जो सेकंड साउंड है वो टी वेव के बाद आता है, जब वेंट्रिकल का पूरा रीपोलराइजेशन हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन फेज में आ जाएगा, उसके बाद टी वेव के बाद आता है। नेक्स्ट है आर, तो क्यू तो आपका गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना फर्स्ट। अपन आर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, येस इट इज़ करेक्ट, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताता है, विच मैकेनिकली कोइंसाइड्स विद द डिसेलेरेशन ऑफ इजेक्शन एंड सब्सिक्वेंट क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, येस, टी वेव के एंडिंग में सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज किया जाता है क्योंकि वेंट्रिकल का इजेक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड सारा अरोटा में जाता है। अरोटा में जाने के बाद सेमिलुनर वॉल्व को बंद कर दिया जाता है ताकि जो ब्लड अरोटा में गया है वो वापस वेंट्रिकल में ना आए, ठीक है। तो आर आपका करेक्ट है। एस क्या बोल रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन इज हिडन विद इन द टी वेव, नहीं, इट्स इनकरेक्ट। जो पी वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताती है, तो वो कोई छुपावा नहीं होता टी वेव के अंदर। सो यार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट पी, और जो आर स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, पी इज करेक्ट। पी करेक्ट क्यों है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस आफ्टर द आर वेव, आर वेव के बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एवी वॉल्व को बंद कर दिया जाता है, और एवी वॉल्व के बंद होने की वजह से साउंड फर्स्ट यानी कि लब साउंड आता है। क्यों इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि साउंड 2 जो होता है वो टी वेव के एंड में आता है ना कि पी वेव में। आर करेक्ट है क्योंकि टी वेव जो कि वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को बताता है और उसके यानी कि इजेक्शन अब हो चुका है और वेंट्रिकल रिलैक्सिंग फेज में जा रहा है, जिसके बाद सेमिलुनर वॉल्व को क्लोज कर दिया जाता है। एस गलत है,
एट्रियल का जो रीपोलराइजेशन होता है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में हिडन होता है, लेकिन एट्रियल का डीपोलराइजेशन पी वेव बताती है। ठीक है, गॉट इट। तो पी और आर स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द डायग्नोस्टिक ईसीजी कंपोनेंट्स विथ द एग्जैक्ट मैकेनिकल स्टेट ऑफ द वर्किंग मायोकार्डियम। तो अपन को ईसीजी के सेगमेंट्स दे रखे हैं, उसको अपन को उनके इवेंट्स के अकॉर्डिंग मैच करना है। ठीक है, तो पी आर सेगमेंट क्या बताता है? पी आर सेगमेंट बताता है कि एवी नोड में डिले होने की वजह से जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा धीरे गया, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन लेट शुरू होगा। ठीक है, तो पी आर सेगमेंट एवी नोड के डिले को बताता है कि वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल होगा। ठीक है, तो क्योंकि 0.1 सेकेंड एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद एट्रियम से वेंट्रिकल में कंप्लीटली जो ब्लड फिल होता है। ओके, तो पी आर सेगमेंट ए का हो जाएगा सेकंड, एवी नोड डिले अलाउइंग कंप्लीट वेंट्रिकुलर फिलिंग। उसके बाद उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम को बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ए का सेकंड, तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसे बताता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। ठीक है, तो इसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहाँ लिखा है? फोर्थ में। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ट्रिगरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है। एसटी सेगमेंट यानी कि सी, वो क्या बताता है? एसटी सेगमेंट बताता है कि अब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज में जाएगा, उसका सिस्टोलिक फेज स्टार्ट होगा और इजेक्शन फेज को बताता है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, पीक ऑफ वेंट्रिकुलर मैकेनिकल सिस्टोल एंड इजेक्शन फेज। टी वेव कंप्लीट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताता है एंड ऑनसेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो डी का हो जाएगा थर्ड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, एक बार आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। पी आर सेगमेंट जो कि एवी नोड के डिले को बताता है, ए का सेकंड। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इनिशिएटिंग कॉन्ट्रैक्शन, बी का फोर्थ। एंड एस टी सेगमेंट जो कि प्लेटिव फेज को बताता है, जहाँ पे वेंट्रिकल्स फुल्ली डीपोलराइज्ड है और कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सी का फर्स्ट। एंड डी का थर्ड, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को कौन बताता है? टी वेव। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर आर द प्राइमरी हाई प्रेशर आर्ट्रियल बेरोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन द मेमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम। मेमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो बेरोरिसेप्टर जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं आर्टरीज के और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? सो और ऑप्शंस आर राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना कावा, कैरोटिड साइनस एंड अरोटिक आर्क, jugular vein and pulmonary artery, and left ventricle wall and bundle of hairs. So your correct answer is option number second, carotid sinus and aortic arc. ये जो बेरो रिसेप्टर्स है वो कैरोटिड साइनस एंड अरोटिक आर्क में प्रेजेंट होते हैं। एक बार आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। हाई प्रेशर एट्रियल बेरो रिसेप्टर जो कि हाई ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, लोकेटेड इन द कैरोटिड साइनस at the base of internal carotid artery and the aortic arc. They measure stretch and pressure changes in systemic arterial blood pressure. जब arteries के blood pressure में कोई भी changes आता है तो उनको sense करने का काम कौन करता है? ये बेरो रिसेप्टर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच स्पेसिफिक रीजन ऑफ मेड्यूला ऑब्लिगांटा सर्व्स एज द प्राइमरी सेंसरी इंटरीगेशन साइट फॉर एफरेंट इनपुट्स कमिंग फ्रॉम बोथ बेरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर। तो बेरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर जो सिग्नल मेडुला ऑब्लिगांटा को भेजते हैं नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, तो वो मेडुला ऑब्लिगांटा के एग्जैक्ट कौन से रीजन पे जाता है? सो योर ऑप्शंस आर फर्स्ट, वेंट्रोलेटरल मेडुला, सेकंड न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, third nucleus ambiguous, and fourth area postrema. So your correct answer is option number second, nucleus tractor solitarius. nucleus tractor solitarius वो रीज़न है जो कि सारे एफरेंट इनपुट जो कि बेरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर से आ रहे हैं उन्हें सेंस करता है। Next question and the last question, question number 10. A sudden sharp rise in systemic arterial blood pressure will reflexively cause which change in cardiac output and total peripheral resistance. यानी कि जब आर्टरीज के अंदर ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब क्या चेंजेस आएंगे कार्डियक आउटपुट और टीपीआर के अंदर? ठीक है, सो जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी कि ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो तो अपन को कार्डियक आउटपुट कम करना पड़ेगा और टीपीआर यानी कि जो वेसो कंस्ट्रक्शन, टीपीआर का मतलब होता है जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, जो अपनी स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड कम है यानी उनके अंदर रेजिस्टेंस शो हो रहा है, वो ब्लड को कम फ्लो कर रही है, तो उस रेजिस्टेंस को कम किया जाएगा ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़े, यानी वेसो डायलेशन किया जाएगा। समझ आया? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना,
तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब जो अपनी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड फ्लो कम किया जा रहा है, ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन है। तो टीपीआर को जब कम करेंगे यानी रेजिस्टेंस जब कम होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, कहाँ पे, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में, ओके। तो कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज किया जाएगा और टीपीआर को भी डिक्रीज किया जाएगा। सो योर ऑप्शंस आर फर्स्ट इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज टीपीआर, नहीं, दोनों को ही डिक्रीज किया जाएगा। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज्ड टीपीआर। आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। व्हेन ब्लड प्रेशर सडनली राइजेस, जैसे ही ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ेगा बेरो रिसेप्टर की फायरिंग होगी, जिसकी वजह से किसके थ्रू, विया एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम को डिक्रीज किया जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है और वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है। और जो अपना कोर ब्लड वेसल है उनके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो अपन को कोर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कम करना है, तो जिसकी वजह से टीपीआर डिक्रीज होगा, वैसो डायलेशन होगा और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाएगा। और इंक्रीजेस पैरासिम्पैथेटिक यानी वेगल टोन। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जो कि एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, ठीक है। तो दो सिस्टम होते हैं, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो कि नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट या कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो जब ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज किया जाएगा। तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। और टीपीआर को भी डिक्रीज किया जाएगा। टीपीआर का मतलब है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है वो रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, रोक रही है कि ब्लड फ्लो कम हो। तो अपन को टीपीआर कम करना पड़ेगा, उनका जो बचाव है, जो रेजिस्टेंस है उसे कम करना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो बढ़े पेरिफेरल साइड पे। जब बाहर की तरफ यानी अपने पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो कोर जो बॉडी है यानी कि जो अंदर वाली जो अपनी बॉडी है उसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा। जैसे ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा और अपन नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको इनमें किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और आपके दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।